एक षड्यंत्र जिसने तिब्बत को दिया सबसे बड़ा जख्म। एक क्रूर तानाशाह जिसके झूठ, कपट, छल ने उतारा 30,000 से अधिक तिब्बतियों को मौत के घाट। कैसे CIA बनी दलाई लामा की रक्षक और कैसे तिब्बत की आज़ादी के लिए भारत बना संजीवनी। इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ सिर्फ द हिंदू स्थल पर। तिब्बत पूर्वी एशिया का एक देश है जो मेनली 3 प्रोविंसेस में बटा हुआ है, युत्सांग, खाम और आमदो। तिब्बत के अधिकांश क्षेत्र में पर्वत हैं, जैसे कैलाश पर्वत, हिमालय और दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत माउंट एवरेस्ट। अगर हम तिब्बत की हिस्ट्री को देखें तो कई शताब्दियों तक तिब्बत कई छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। कई स्क्रिप्चर्स को देखने में पता चलता है कि तिब्बत के प्रथम राजा न्यारी तेसनपो थे, जिन्होंने 127 BC के अराउंड तिब्बत पर शासन किया था। लेकिन जिस तिब्बत को हम आज जानते हैं, उस तिब्बत का फॉर्मेशन लगभग 7th सेंचुरी AD में यार्लिन डायनेस्टी के तहत हुआ था और ये काम किया था नामरी सोंगसेन और उनके बेटे सोंगसन गाम्पो ने। नामरी सोंगसेन तिब्बत के 32वें राजा थे। इन दोनों को तिब्बत का फाउंडर्स भी कहा जाता है। नामरी सोंगसेन ने अपने काल में कई सारी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी और अपनी सीमा का विस्तार किया था। साथ ही एक सेंट्रलाइज्ड और एक मजबूत राज्य की स्थापना की थी, जिसे इनके बेटे सोंगसन गाम्पो ने भी जारी रखा। ये समय तिब्बत के लिए इसलिए भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसी समय तिब्बत में एंट्री होती है बुद्धिज्म की। दरअसल सोंगसन गाम्पो की 6 रानियां थी, जिसमें से 2 विदेशी थी। एक थी नेपाल की राजकुमारी भ्रकुटी और दूसरी थी चाइना से वेनजैंग। ये दोनों राजकुमारियां बुद्धिज्म फॉलो करती थी, इसलिए जब ये तिब्बत आई तो ये अपने साथ कई सारे भगवान बुद्ध की मूर्तियां लेकर भी आई। इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर सोंगसन गाम्पो ने तिब्बत में बुद्धिज्म की नींव रखी। लेकिन तिब्बत के आम लोगों के बीच बुद्धिज्म को लेकर आए ट्रिसोंग डेत्सेल। ट्रिसोंग डेत्सेल ने तिब्बत में पहले विहार की स्थापना की, कई मंदिरों की स्थापना की और तिब्बत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत से कई शिक्षकों जैसे पद्मसंभव, शांतरक्षिता और विमलमित्र को तिब्बत में आमंत्रित किया, जिन्होंने तिब्बत के आम नागरिकों के बीच बौद्ध धर्म की शिक्षाओं और ज्ञान को फैलाया। साथ ही बौद्ध धर्म ग्रंथों का अनुवाद शास्त्रीय तिब्बती भाषा में भी करवाया। इसके बाद तिब्बत में कई राजाओं ने शासन किया, जिनके अंडर बौद्ध धर्म फलता फूलता गया। मगर 13वीं शताब्दी में एशिया में मंगोल्स का विस्तार हुआ और लगभग 1240 ईस्वी में चंगेज खान के पोते गोदान खान ने तिब्बत पर अपना कब्जा कर लिया और इसी समय इनकी मुलाकात होती है 4th साक्य लामा साक्य पंडिता से, जिनकी टीचिंग्स से प्रभावित होकर गोदान खान बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसी वजह से मंगोल्स ने कभी भी तिब्बत की रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं की, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बुद्धिज्म में तिब्बत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, जो बाकी देशों के बुद्धिज्म से अलग था। तिब्बत की एक प्रथा के अनुसार ये मान्यता है कि तिब्बत के जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनका पुनर्जन्म होता है, यानी कि जब एक स्पिरिचुअल लीडर की मृत्यु होती है तो उन्हीं का पुनर्जन्म होता है, जिन्हें उनके बचपन में पहचान कर नेक्स्ट स्पिरिचुअल लीडर बना दिया जाता है। तिब्बत में इन्हें लामास कहा जाता है। तिब्बत में कई तरह के लामास होते हैं जिनकी पावर्स अलग अलग होती है, जिनमें सबसे बड़े और पावरफुल होते हैं द दलाई लामा। मंगोल्स के बाद तिब्बत पर दूसरा बड़ा आक्रमण 1720 ईस्वी में चाइना की चिंग डायनेस्टी के द्वारा किया जाता है। इस अटैक में चाइना तिब्बत की कई रीजन्स पे कब्जा कर लेता है और कुछ सालों के बाद उनका नाम चेंज करके चिंगहाई कर देता है और अपने राज्य में मिला लेता है। चाइना की चिंग डायनेस्टी 1911 तक तिब्बत पर रूल करती है। लेकिन शंघाई रेवोल्यूशन के चलते जैसे ये चिंग डायनेस्टी का अंत होता है,
चाइना द रिपब्लिक ऑफ चाइना बन के उभरता है, जिसके बाद चाइना में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच चाइना में कई सारी वॉर्स और रेवोल्यूशन होते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए उस समय के दलाई लामा तिब्बत को एक इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देते हैं। लेकिन चाइना ऐसे कैसे होने दे सकता था? इसी बीच इस मामले में एंट्री होती है ब्रिटेन की। दरअसल जब चिंग डायनेस्टी का अंत होता है और चाइना कमजोर पड़ने लगता है, तभी इंडिया में बैठे ब्रिटेन को रशियन इन्फ्लुएंस का खतरा मंडराने लगता है। उन्हें लगता है कि रशिया तिब्बत को अपने प्रभाव में ले सकता है। इसी वजह से ब्रिटेन चाइना और तिब्बत के साथ साल 1914 में शिमला आता है, जिसका रिजल्ट होता है शिमला कन्वेंशन, जिसे ब्रिटेन और तिब्बत तो साइन कर देते हैं मगर चाइना नहीं करता। चाइना अब भी तिब्बत पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि साल 1912 तक चाइना की स्थिति खराब हो चुकी थी। चाइना अपने में ही उलझ कर रह गया था। दूसरी तरफ तिब्बत शांति से एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह रह रहा था, मगर साल 1950 में चाइना नाम का ग्रहण फिर से तिब्बत पर लग जाता है। साल 1949 में चाइना एक इंडिपेंडेंट नेशन बनता है। इसी समय चाइना में कम्युनिज्म का उदय होता है और माओ जेडोंग चाइना के लीडर बनते हैं, जो एक कट्टरवादी कम्युनिस्ट थे। 1 जनवरी 1950 को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तिब्बत पर अपनी नेशनल सॉवरेनिटी का दावा करता है और ये डिमांड करता है कि 16 सितंबर 1950 तक तिब्बत अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चाइना भेजे। लेकिन तिब्बतियन गवर्नमेंट इस डिमांड को इग्नोर कर देती है, जिसके जवाब में चाइना 7 अक्टूबर 1950 को तिब्बत पर अटैक कर देता है। माओ जेडोंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपनी एक बड़ी सेना लेकर तिब्बत में दाखिल होती है और तिब्बत के पूर्वी इलाकों में हाहाकार मचा देती है। 19 अक्टूबर को चाइनीज मिलिट्री तिब्बत के चामडो शहर पर कब्जा करती है और तिब्बत की शांति पूरी तरह भंग हो जाती है। हजारों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता है और तिब्बत पर प्रेशर बनाया जाता है कि वो चाइना का पार्ट बन जाए। तिब्बत को ऐसी बेहाल सिचुएशन में देखकर वहाँ के लीडर्स मात्र 15 साल की उम्र में 14th दलाई लामा को तिब्बत का हेड ऑफ द स्टेट बना देते हैं। 11 नवंबर 1950 को 14th दलाई लामा अपनी प्रॉब्लम्स लेकर यूएन के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन यूएन इस अटैक की सिर्फ निंदा करके छोड़ देता है और 23 मई 1951 को चाइना तिब्बत के साथ 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन कर लेता है, जिसमें कहा जाता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट बनेगा, लेकिन तिब्बत में जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। दलाई लामा और बाकी अधिकारियों के पदों और शक्तियों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। साथ ही तिब्बत के धर्म, संस्कृति, भाषा और मठों के साथ भी कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। इन्हीं सब रीजंस की वजह से तिब्बत ने यह एग्रीमेंट साइन किया था, मगर ये एग्रीमेंट सिर्फ एक दिखावा था। चाइना ने जो कहा था वो सिर्फ उसका उल्टा ही करता है, जिससे तिब्बत की आम जनता परेशान हो चुकी थी और उन्हें ये समझ आ चुका था कि ये लिबरेशन नहीं ऑक्यूपेशन है। साल 1956 और 1959 के बीच कई सारे तिब्बतियंस चाइना के अगेंस्ट रेबेलियन करते हैं। खाम और आमदो के रीजन में गोरिल्ला वॉरफेयर देखने को मिलती है, जो धीरे धीरे तिब्बत के कई एरियाज में फैल जाती है। मार्च 1959 में ल्हासा, जो बाय द वे कैपिटल थी तिब्बत की, वहाँ पर रिवॉल्ट अचानक से भड़क उठता है। 12 मार्च को तिब्बतियंस ल्हासा की सड़कों पर आते हैं और ये डिक्लेयर करते हैं कि हम तो इंडिपेंडेंट हैं। मामला इतना खराब हो चुका था कि बात दलाई लामा की सेफ्टी तक आ जाती है। 16 मार्च तक ये खबरें आने लगती हैं कि चाइनीज मिलिट्री दलाई लामा के पैलेस को डिस्ट्रॉय करने वाली है। महल के चारों तरफ तोपें लगा दी जाती हैं और जब 2 गोलों के फटने की आवाज आती है तब चारों तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। तभी दलाई लामा के कई सलाहकार उन्हें पैलेस से भाग जाने की सलाह देते हैं। 17 मार्च 1959 की रात को दलाई लामा अपना भेष बदलकर अपनी माँ, बहन, भाई, निजी सलाहकार और कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ पैलेस छोड़ देते हैं। दलाई लामा अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं कि जब उन्होंने पैलेस को छोड़ा तब उन्हें हजारों चाइनीज सैनिकों के इलाकों से गुजरना पड़ा। उन्हें हर वक्त अपने पकड़े जाने का डर लगा रहता था, क्योंकि चाइना को जब ये पता चला तो दलाई लामा को ढूंढने के लिए वो पूरे एरिया में अपनी एयरफोर्स और मिलिट्री को भेज देते हैं।
दलाई लामा ये जानते थे, इसलिए वे दिन की जगह रात को ट्रैवल करते थे। ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके वो सभी तिब्बत के दक्षिणी इलाके की तरफ आ जाते हैं। इन सब में अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA भी दलाई लामा की मदद करती है, क्योंकि ये खबर अब पूरी दुनिया में फैल चुकी थी कि दलाई लामा तिब्बत से बच निकले हैं। 26 मार्च को जब दलाई लामा इंडियन बॉर्डर पर पहुंचते हैं, तब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखते हैं और सारी सिचुएशन बताते हैं। इस लेटर में पहली बार दलाई लामा 17 पॉइंट एग्रीमेंट को नकार देते हैं और बताते हैं कि किस तरह चाइना ने तिब्बत के आम नागरिकों पर हमला किया है। साथ ही दलाई लामा असाइलम की भी बात करते हैं, जिसे जानकर नेहरू तुरंत एक्शन लेते हैं और 31 मार्च को अरुणाचल प्रदेश के तवांग से दलाई लामा भारत में आते हैं, जिसके बाद पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि दलाई लामा जिंदा हैं और वे भारत आ चुके हैं। लेकिन इस बीच तिब्बत का क्या हुआ? 25 मार्च को चाइनीज ट्रूप्स लहासा को कैप्चर कर लेते हैं, जिससे करीब 2000 तिब्बतियंस की मौत हो जाती है। 28 मार्च को चाइनीज गवर्नमेंट तिब्बतियन गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर देती है और तिब्बत में अपना लॉ और कस्टम इम्पोज करती है। तिब्बत में अपनी मनमानी करती है, जिससे तंग आकर कुछ तिब्बतियंस चाइना के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जिसे USA की CIA सपोर्ट भी करती है, मगर कुछ फायदा नहीं होता। जो भी चाइना के खिलाफ हथियार उठाता है, चाइना उन्हें मार देता है। इसी वजह से साल 1979 से USA तिब्बत को मिलिट्री असिस्टेंस देना बंद कर देता है, जिसके बाद से तिब्बत पूरी तरह चाइना के कब्जे में आ जाता है और एक इंडिपेंडेंट नेशन तिब्बत दुनिया के नक्शे से गायब हो जाता है।